एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूं, ये तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। इस कविता को पढ़ने से पहले आइए जानते हैं कवि धूमिल जी के बारे में। कवि धूमिल जो प्रगतिवादी कविता के प्रतिनिधि कवि हैं, साठोत्तरी कविता के कवियों के रूप में इनकी गिनती होती है। जनता के आक्रोश को प्रस्तुत करने वाले कवि हैं, जनता के पक्षधर कवि हैं और जनता के प्रतिनिधि कवि हैं। अर्थात जब भी ये कोई कविता लिखते हैं तो उनकी कविता में ये खुद को जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रस्तुत करते हैं। अर्थात जनता के तरफ से प्रश्न पूछते हुए दिखाई देते हैं, जनता के प्रश्नों को उठाते हुए दिखाई देते हैं। शासन सत्ता के विरुद्ध इनका जो भाव होता है ना, आक्रोश से भरा हुआ होता है। इससे पहले कि इस कविता की व्याख्या करें, आइए कुछ परीक्षा प्रयोगी बिंदुओं को ध्यान में रखते हुए उनको पढ़ते हैं, समझते हैं। कवि धूमिल का पूरा नाम सुदामा पांडे धूमिल है। इनका जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले के खेवली ग्राम में 9 नवंबर 1936 को हुआ था और इनकी मृत्यु 10 फरवरी 1975 को हुई थी। अर्थात कम उम्र में ही 38 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया था। तो जो भी रचनाएं जुआ काल की रचनाएं हैं और वो जो उम्र का असर है ना, वो प्रभाव है और इनका उम्र, इनका जीवन का संघर्ष ये इनकी कविताओं में भी दिखता है। और खास तौर से इनकी जो भाषा शैली है उसमें ठेठ बनारसी का प्रभाव है, भोजपुरी का भी प्रभाव दिखता है। और जो ये ठेठ बनारसी और भोजपुरी मिलकर के इनकी भाषा को पूरी भदेसी भाषा बना देते हैं। इनके 3 काव्य संग्रह हैं जो इनके जिंदा रहते हुए मात्र एक ही संकलन जो है संसद से सड़क तक 1972 में प्रकाशित हो पाया था। बाकी के 2 संकलन कल सुनना मुझे 1976 में और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र ये 1984 में प्रकाशित हुआ था। कल सुनना मुझे के लिए इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। आइए शुरू करते हैं इनकी जो कविता है, इस कविता की व्याख्या शुरू करते हैं, इन कविता के भाव को समझने का प्रयास करते हैं। किंतु इसके पहले यदि आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस प्रकार की कविताएं आगे भी आपको पढ़ने को मिलती रहे। एक आदमी रोटी बेलता है। इस कविता की शुरुआत जहां से हो रही है, कविता का जो भाव है, इनके मन में एक आक्रोश का भाव है। और जो उस समय तत्कालीन समय में कविता लिखने के समय जो देश के आम जनता के अंदर जो स्थितियां पड़ी हुई हैं रोटी को लेकर के, मूलभूत सुविधाओं को लेकर के, उनकी उन अव्यवस्थाओं को प्रदर्शित करते हुए इन कविता के पंक्तियों को लिखा गया है। इस कविता में मुख्य रूप से 3 किरदार हैं। 3 किरदार ये हैं। एक व्यक्ति जो रोटी बेलता है, अर्थात रोटी को जो प्रतीक बनाया गया है, क्योंकि इनकी शैली क्या है, प्रतीकात्मक शैली में लिखते हैं, व्यंग्यात्मक शैली का भी प्रयोग करते हैं और कविता में आक्रोश भी होता है। ये खास विशेषता है इनकी कविताओं की या इनके काव्य शैली की। तो प्रतीक बना रहे हैं किसको? उस व्यक्ति को कि वह रोटी बेलता है। वो कौन है? अर्थात जो रोटी पैदा करता है, और सिर्फ रोटी नहीं बल्कि रोटी अर्थात मूलभूत जरूरतें, जो उस समय कहा जाता था कि रोटी, कपड़ा और मकान। एक व्यक्ति को चाहिए क्या? एक घर चाहिए, पहनने के लिए कपड़ा चाहिए और पेट के लिए भोजन चाहिए। ये मूल जरूरतों को जो पैदा करता है, अर्थात जो खेत में मेहनत करके धूप में जल के रोटी पैदा करता है, जो फैक्ट्रियों में खड़ा होकर के कपड़े पैदा करता है, जो घर बनाने का काम करता है, वो व्यक्ति है जो रोटी बेलता है। वो एक किरदार है। दूसरा एक किरदार है इस देश का उपभोक्ता वर्ग जो रोटी खाता है। ये एक बड़ी आबादी है। ये वह भी हो सकता है जो रोटी से खेलता है और ये वह भी व्यक्ति है जो रोटी बेलता है। अर्थात रोटी खाने वाले तो सब लोग हैं ना, किंतु यहाँ जो प्रतीक है जो धूमिल जी ने प्रयोग किया है, ये सिर्फ उसके लिए किया हुआ है कि जो रोटी खाने के लिए, अर्थात अपना भोजन पाने के लिए या इन जरूरतों को पाने के लिए रोटी, कपड़ा और मकान के लिए जो संघर्ष करता व्यक्ति है, उसको कह रहे हैं कि वो रोटी खाता है। एक आदमी है जो रोटी खाता है, वो उसे कह रहे हैं जो इन मूलभूत सुविधाओं के लिए संघर्ष कर रहा है, फिर भी उसे प्राप्त करने में सफल नहीं हो पा रहा है या आंशिक रूप से सफल हो रहा है। एक तीसरा किरदार जो प्रतीक रूप में ये कह रहे हैं,
एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। ये प्रतीक रूप में जिसको कह रहे हैं, ये एक बड़ा वर्ग है। जैसे वहां पहला जो प्रतीक है वहां भी एक समूह है, दूसरे में भी एक समूह है और यहां भी समूह है। साहित्य को पढ़ते हुए गलतियां हो जाती हैं कि जब इस तरह की कविता आती हैं तो हम सीधे सत्ता के शीर्ष पे पहुंच जाते हैं। हमारा दिमाग जो है सीधे सत्ता के शीर्ष तक पहुंचता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये जो वर्ग धूमिल ने तय किया हुआ है, धूमिल जी ने ये एक वर्ग जिसको प्रतीक रूप से बता रहे हैं, ये एक शासन के चपरासी से लेके और उच्च पदस्थ पे बैठे हुए व्यक्ति तक को इंगित करता है। अर्थात सबकी भूमिका है इस रोटी से खेलने में। उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूं, यदि आपके जीवन में तो ये नहीं गुजरा होगा, अब तो बहुत कुछ चीजें बदल गई हैं, बहुत परिवर्तन होते चले आए हैं और हर साल होते रहे हैं और आगे भी होते रहेंगे ऐसे परिवर्तन। मैंने जो अपने जीवन काल में देखा है कि सूखा राहत के लिए जब चेक बढ़ता था तो बहुत ऐसे लोग होते थे, बहुतायत संख्या होती थी या लगभग किसी के पास खाते नहीं होते थे, तो बियरर चेक बनाए जाते हैं। किनके द्वारा? लेखपाल साहब के द्वारा। और अदर लोग भी होते थे उसमें शामिल, उनका चपरासी भी होता था शामिल, अमीन भी होते थे या अन्य लोग जिनको ये जिम्मेदारियां दी जाती हैं वो लोग जाते थे, बियरर चेक बनाते थे, बैंक मैनेजर से मिली भगत करके भुगतान करा लेते थे। सही व्यक्ति तक वो धनराशि पहुंचती ही नहीं थी और ये हर जगह होता था। खाद बीज बढ़ता था वहां भी होता था, राशन की दुकानों पे जो राशन आता था बांटने के लिए वहां भी होता था। ये दुर्व्यवस्था में एक व्यक्ति शामिल नहीं है, ये सारे लोग मिलकर खेलते थे। सब लोग इन रोटी से खेल रहे हैं। तब ये जो मूलभूत आवश्यकताएं की चीजें हैं, मूलभूत उत्पाद हैं, ये जो जनता के बीच में पहुंचने चाहिए थे वहां तक नहीं पहुंच रहा है। क्यों? क्योंकि एक वर्ग वो है जो इस सुविधाओं के साथ खेल रहा है, खिलवाड़ कर रहा है। ऐसा होता था और ये कि सीधे व्यक्ति को नहीं कह सकते कि वो शामिल नहीं, वो भी शामिल है। वहां तक तो पहुंच रहे हैं धूमिल जी अपनी इन्हीं पंक्तियों में, सब शामिल है। जैसे यदि पोषाहार वितरण हो रहा है तो चाहे वो कोटेदार हो, प्रधान हो, लेखपाल हो या अन्य जो लोग भी हैं या अधिकारी, कर्मचारी, मंत्री, सारे लोग इसमें शामिल हैं जो रोटी से खेल रहे हैं। आपने देखा होगा, मैंने भी देखा है कि रेलवे स्टेशन पर माल गोदाम में अंदर या बाहर अनाज की बोरियां जंगली जानवर या ये छुट्टे जानवर खा रहे हैं, बोरियों को फाड़ रहे हैं, लेकिन जनता भूखे मर रही है। कौन है ये? किसकी मिलीभगत से हो रहा है? यही वो तीसरा व्यक्ति है जो रोटी से खेल रहा है। एक समूह है जो नीचे से लेकर ऊपर तक भरा हुआ है। छोटे पद से लेकर के बड़े पद का व्यक्ति हो सकता है। यह व्यक्ति एक सिंगल व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक समूह का प्रतीक है। यह एक प्रतीक है एक बड़े समूह का। धूमिल जी का प्रश्न होता है जनता के पक्ष में। यह जो प्रश्न करते हैं, इस जनता के पक्षधर होने का, जनता के प्रतिनिधि के रूप में प्रश्न करते हैं। वो कह रहे हैं कि मैं पूछता हूं कि यह तीसरा व्यक्ति कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। मौन इसलिए है कि उन्हीं का कोई आदमी है ना। संसद मौन का अर्थ यह है कि जो संसद में बैठने वाले लोग हैं उन्हें तो आवाज उठानी चाहिए। यदि वो जनता के पक्षधर होते तो वो आवाज उठाते कि जो उत्पाद यहां से गया वो जनता तक पहुंचा क्यों नहीं। किंतु वो ऐसा नहीं करते हैं क्योंकि वो जो व्यक्ति खेल रहा है रोटी से वो उन्हीं का आदमी है, या रोटी से खेलने में वो भी शामिल हैं। रोटी से जो खेलने वाला वर्ग है, जो वर्ग समूह है, उसमें वह व्यक्ति भी शामिल है। तो फिर वो मौन है। क्या जवाब दें कि हम ही कर रहे हैं, हम ही खेल रहे हैं। एक प्रसंग बताता हूं आपसे, प्रसंग की चर्चा करता हूं कि एक नेताजी जो अपने टाइम में सत्ता के शीर्ष पर थे, एक मीटिंग के दौरान ऐसा कहा जाता है, मैं वहां बैठा नहीं था, ऐसा कहा जाता है कि जब एक मीटिंग हो रही थी तो लोगों ने उनसे प्रश्न किया कि ये जो शासन के अंदर भ्रष्टाचार व्याप्त है, आप उसकी जांच क्यों नहीं कराते? तो उन्होंने अपनी मातृभाषा भोजपुरी में कहा कि केकर जांच कराई, जांच करा दे तो यही में से बहुत लोग जेल में मिली। अर्थात वो उन्हीं के लोग हैं। कहने का उनका अर्थ था कि यदि जांच करा देंगे तो इनमें से ही कुछ लोग जेल में मिलेंगे जो मेरी सभा में बैठे हुए हैं। अर्थात वो उन्हीं के लोग हैं, इसलिए मेरे देश की संसद मौन है। क्या बोले?
धूमिल जी की भाषा में भदेशपन है। धूमिल जी की भाषा शैली जो है वो प्रतीकात्मक शैली है, व्यंग्यात्मक शैली है, और ठेठ बनारसी और भोजपुरी का पुट भी इनकी भाषा में मिलता है। धूमिल जी को विद्रोही कवि के रूप में भी जाना जाता है और इनकी अधिकांश कविताओं में आक्रोश झलकता है, जो इनके एक युवा कवि होने का और इनके जीवन काल में जो इन्होंने संघर्ष को देखा है उस संघर्ष को प्रदर्शित करता हुआ दिखाई देता है। कविता आपको अच्छी लगी हो तो आप दूसरों को शेयर कर सकते हैं ताकि अन्य लोग भी इसका लाभ उठा सकें।